हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो बैंकिंग का यूट्यूब पर डाला था, आपने उसको बहुत पसंद किया है, बहुत लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके के सेशंस आपके यूट्यूब पर आते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग के एफर्ट से आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से होगा। ठीक है, बस आपको जो भी मैं बताऊं वो आपको बस फॉलो करना है। तो एक नया सीरीज हम यहाँ पर यूट्यूब पर लेके आए हैं और उस सीरीज का नाम है श्योर सिलेक्शन एमसीक्यूज सीरीज। इसमें क्या है, इसमें हम आपको एमसीक्यूज के थ्रू बहुत सारे बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कराएंगे। अब मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने ये पूरा की पूरा सीरीज अटेम्प्ट किया तो कम से कम आपके 80 से 90% मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, इस सेक्शन में, जीए के सेक्शन में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, आप अपना सिलेबस देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस है उसमें यहाँ पर क्या लिखा है। देखो, लिखा है मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज। तो भाई दोस्तों, मुझे ये बताओ कि मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज का मतलब क्या होता है। न्यूज का मतलब ये होता है कि जो भी न्यूज बैंकिंग से रिलेटेड होगी, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड होगी, इकोनॉमी से रिलेटेड होगी, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब वो आपका करंट अफेयर्स भी हो सकता है और वो उसका स्टैटिक क्वेश्चन भी हो सकता है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक क्वेश्चन का मतलब क्या होगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई करंट अफेयर्स है यूपीआई पर बेस्ड, ठीक है, यूपीआई अभी हम डिस्कस करेंगे यूपीआई क्या है। तो अब जो भी न्यूज इससे रिलेटेड होगी उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और यूपीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से, तो देखो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी रैंडमली नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वो आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसके हिसाब से। और दूसरा, जो क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप इस एमसीक्यू सीरीज के सारे क्वेश्चन लगाएंगे और बैंकिंग मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप आसानी से 80 से 90% मार्क्स लेके आएंगे। ये मेरा वचन है आपको। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम एमसीक्यूज को। सबसे पहला एमसीक्यूज दोस्तों है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इनहेंस्ड द लिमिट ऑफ मैक्सिमम बैलेंस एट द एंड ऑफ डे मेंटेन्ड इन पेमेंट बैंक फ्रॉम 1 लाख टू पर इंडिविजुअल कस्टमर। तो आपको ये बताना है, मान लीजिए कि मेरा नाम प्रशांत है, मैंने एक पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन किया, राइट, पेमेंट्स बैंक। अब आप सोच रहे होंगे ये पेमेंट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपने नाम सुना होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, राइट, आपने सुना एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक है आपका। जियो का भी पेमेंट बैंक आ गया है, तो ये आपके पेमेंट बैंक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर अकाउंट ओपन किया तो पहले मैं अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा एट एनी टाइम, किसी भी समय पर 1 लाख से ज्यादा बैलेंस नहीं हो सकता था मेरे अकाउंट में। अब आरबीआई ने उस लिमिट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो कितना कर दिया इंक्रीज, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखे। ठीक है, इसका सही आंसर है 2 लाख रुपए। क्या है इसका सही आंसर, 2 लाख रुपए दोस्तों, क्या है, 2 लाख रुपए। तो अब इसका मतलब क्या है कि पहले मैं अपने अकाउंट में एक पर्टिकुलर टाइम पर 1 लाख रुपए मेंटेन कर सकता था, अब कितना, 2 लाख रुपए। तो सीधा क्वेश्चन है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको बस सोचना है पेमेंट बैंक में मैंने सेविंग अकाउंट ओपन किया, उसमें जो मुझे बैलेंस मेंटेन करना है मैक्सिमम, वो 2 लाख रुपए हो सकता है। पहले कितना था, 1 लाख रुपए। क्लियर। तो एक क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट है और 100% आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो मुझे लगते हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूंगा और उनको आप रट लेना, बिल्कुल रट के जाना, बिल्कुल भी। देखो, रटने का मतलब क्या, अगर आप इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखेंगे, कितना होगा वीडियो, 40 मिनट का 2-3 बार देखेंगे तो आपके जो भी एमसीक्यूज होंगे वो आपको खुद ही याद हो जाएंगे, बस आपको देखना। ठीक है,
इतनी बात क्लियर। अब आगे एक और चीज, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा पेमेंट्स बैंक्स के बारे में। अब देखो, करंट अफेयर्स आपको क्लियर हो गया, पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड है। अब पेमेंट्स बैंक का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं हम जल्दी से पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप उसको लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जैसे हम लंगर सेवा में करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा सपोर्ट भी करेंगे हमारी टीम को, सो दैट हम और भी अच्छा काम करें। अब देख लेते हैं पेमेंट्स बैंक। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये एक जनरल बैंक है, इसको हम कमर्शियल बैंक बोलेंगे। ठीक है, कमर्शियल बैंक। और इसको एक और कैटेगरी में हम बोलते हैं, जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, यूनिवर्सल बैंक। इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बैंक। तो बेसिक डिफरेंस इन में क्या, ये यूनिवर्सल बैंक है, ये पेमेंट्स बैंक है। कमर्शियल तो ये भी है, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो ये भी बनी है दोस्तों। ठीक है, आप देखते हैं। देखो, पेमेंट्स का मतलब क्या है? पेमेंट्स का मतलब क्या हो गया? बेसिकली ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस, राइट, फंड ट्रांसफर। ये बैंक बेसिकली बनाए इसीलिए गए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा और आसानी से फंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। देखो, आपने देखा होगा, पेमेंट हम आजकल किससे करते हैं? अमेजॉन पे से करते हैं, फोन पे से करते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक से करते हैं। तो ट्रांजैक्शन फंड ट्रांसफर हमारे लिए क्या होगा? बेहद आसान हो गए, इसीलिए इस बैंकिंग सिस्टम को बनाया गया। ठीक है, तो ये आपके क्या होगा? पेमेंट्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ये पूछी जाएगी कि ये बैंक्स दे कैन नॉट ग्रांट लोन्स। आपको याद रखना है कि ऐसा काम कौन सा है जो पेमेंट्स बैंक नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे बैंक कर सकते हैं, ये लोन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, लोन नहीं दे सकते हैं तो फिर क्रेडिट कार्ड भी इश्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का क्या होता है? लोन होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि आप अपने अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 लाख रुपए, जो लिमिट है इसकी क्या करती है? बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई। पेमेंट्स बैंक का कॉन्सेप्ट केवल क्या है? ये ट्रांजैक्शंस और फंड ट्रांसफर के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये लोन नहीं दे सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते। मैं यहाँ क्रॉस कर देता हूँ। और इनमें बैलेंस आप 2 लाख रुपए तक ही मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या कि इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक, भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला पेमेंट बैंक है दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, तो आप देखो कितनी सारे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन में कवर कर लिए। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या है? 2 लाख रुपए। तो 1 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया? 2 लाख। ठीक है, ट्रांजैक्शंस फंड ट्रांसफर्स को इजी करने के लिए, बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। किसको? टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, पेमेंट्स बैंक वाज सेटअप। तो आपने देखो, फंड ट्रांसफर, हम पेमेंट्स जो भी करते हैं हम सब कैसे करते हैं? इन्हीं के माध्यम से करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, which mutual fund house has become the first mutual fund house in India to cross 5 lakh crore average assets under management? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड कंपनी है जिस कंपनी का AUM कितना हो गया है? 5 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। तो आपने देखा होगा, MF का मतलब है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करते ना, राइट, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इंडिविजुअल्स करते, हम और आप करते हैं, राइट। हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हम ये पैसा किसको देते हैं? हम ये पैसा देते हैं किसी कंपनी को, जो हमारे पैसे को क्या करता है? मैनेज करता है। कंपनी को दिया, जो हमारे पैसे को क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। ये बात आपको समझ में आती है ना?
तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इंडिविजुअल्स, मैं और आप। किसको पैसा देते हैं हम इन्वेस्टमेंट करके? कंपनीज को, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज को। ये हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं। तो अब जब हम उनको पैसा देंगे तो मतलब जो उनका फंड का साइज होगा वो तो बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो वही आपका कितना हो गया? 5 लाख करोड़। किस कंपनी का? एसबीआई का, राइट। तो आप इतनी बात याद रखेंगे क्या, कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना क्रॉस कर गया? 5 लाख करोड़। तो अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एयूएम का फुल फॉर्म, एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट। ये आपका मतलब, इसका देखो सिंपल सा मतलब हो गया ना क्या, कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कितने एसेट से मैनेज कर रहा है, कितना फंड मैनेज कर रहा है। एसेट्स का मतलब क्या होता है? सभी लोगों को पता होगा, संपत्ति बोलते हैं उसको। तो कितना फंड मैनेज कर रहा है? 5 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड। मतलब इतना सारा पैसा इंडिया में एसबीआई म्यूचुअल फंड में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड्स, एएमसी। हाँ, एक और एएमसी का फुल फॉर्म, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं? एसेट मैनेजमेंट। तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है एसेट और मैनेजमेंट के अंडर में, तो हम उसको क्या बोले? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया। पहला क्वेश्चन कि किस कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 5 लाख करोड़ क्रॉस कर गया? आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये फुल फॉर्म देखो, आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में एब्रिविएशन भी लिखे हैं, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट। आगे बात समझ में दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद म्यूचुअल फंड पता नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बेसिक्स हमारे सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आप देखते हैं म्यूचुअल फंड। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, हल्का है। बस क्या है कि आपने उसको पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको शायद पता नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को पता हो भी सकता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या है? देखो म्यूचुअल फंड को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या है कि लेट सपोज प्रशांत, मैं अपने नाम लिखता हूँ, ठीक है। मुझे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट। कहां पर इन्वेस्ट करना है? शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में क्या होता है? शेयर्स आते हैं, ठीक है, और वहां पर बॉन्ड्स भी होते हैं, वहां पर डिवेंचर्स भी होते हैं। अभी हम इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अब मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, बॉन्ड्स में पैसा लगाना है, डिवेंचर में पैसा लगाना है। क्यों लगाना है पैसा? क्योंकि इनके ऊपर रिटर्न क्या होता है? ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो अभी से बात हर कोई चाहता है कि उसके पास जो भी सरप्लस मनी है वो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जिसके ऊपर ज्यादा रिटर्न मिले, हर कोई यही चाहेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ना तो मेरे पास नॉलेज है कि भाई शेयर मार्केट कैसे काम करता है और कैसे पैसा लगाना है, ना ही मेरे पास टाइम है कि कब पैसा निकालना है, कब पैसा इन्वेस्ट करना है। जैसे आप देखते हैं शेयर मार्केट कभी बहुत डाउन हो जाता है, कभी बहुत ऊपर हो जाता है, तो टाइम का खेल है कि आप सही टाइम पर पैसा इन्वेस्ट करो। अब नॉलेज टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे पैसे लगाऊंगा? तो मैं पैसे लगाऊंगा नहीं, और अगर मैं गलती से इन्वेस्टमेंट करता भी हूँ तो मुझे हो जाएगा लॉस। भाई आपको अगर गाड़ी चलानी नहीं आती है और आप गाड़ी लेके चलाने लगेंगे इसको, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? तो देखो बहुत शानदार एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अगर आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है, और आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, और अगर कोई कह दे कि लो भाई गाड़ी चलाओ, तो आप क्या कर दोगे? गाड़ी को कहीं भर के घेर दोगे, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। इसका मतलब है शेयर मार्केट में लॉस हो जाएगा। आगे बात समझिए। अब आपके पास ना ही इतना टाइम है, ना ही आप इतना टाइम देना चाहते हो कि आप गाड़ी चलाना सीखो, ठीक है। तब आप उस केस में क्या करोगे? लेकिन आपको चाहिए कि यार मुझे कहीं जाना है तो मैं गाड़ी से ही जाऊं, तो आप क्या करते हो? तो आप एक ड्राइवर रख लेते हो, ठीक है। तो आप बगल वाली साइड पे सीट पे बैठते हो, ड्राइवर गाड़ी चलाते हो और आप एंजॉय करते हैं। उसी तरीके से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अब आप इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी है क्योंकि आपको क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। तो आप वो इन्वेस्टमेंट
किसको दे देंगे वो पैसा, किसको दे देंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देंगे। किसको देंगे आप वो पैसा, म्यूचुअल फंड कंपनी को। अब वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। अब आप समझ रहे हो, जैसे आपने गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी किसको दे दी, ड्राइवर को दे दी, उसी तरीके से आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी अब किसकी होगी, म्यूचुअल फंड कंपनी की होगी, वो इन्वेस्ट करेंगे। अब देखो दोस्तों, ड्राइवर क्या है, एक्सपर्ट है, उसको गाड़ी चलानी आती है, मतलब अच्छी गाड़ी चला ले, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ड्राइवर से एक्सीडेंट नहीं होगा, बट वो जानता है गाड़ी चलाना, ठीक है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी भी क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है, एक्सपर्ट है, ठीक है, क्योंकि उनका तो यही बिजनेस है भाई, जिसका जो बिजनेस होता है वो उस बिजनेस को अच्छे से जानता है, तो उनका तो ये बिजनेस है, ये इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, क्योंकि 24 घंटे वो यही काम करते हैं। तो हमने अपना पैसा किसको दिया, म्यूचुअल फंड को, और म्यूचुअल फंड उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा कहाँ पर, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, आप जब ड्राइवर से कार चलवा रहे हैं तो ड्राइवर क्या करेगा, आपको चार्ज करेगा, जो भी पैसा लगे 10, 15, 20 हजार रुपए। वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनीज भी आपसे कुछ चार्ज लेती हैं, लगभग 1% से लेकर 2% तक, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, और आपको अच्छा रिटर्न दिलाते हैं। आई होप मैंने बहुत आसान करने की कोशिश की और आपको समझ में आ गया होगा। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज उस ड्राइवर की तरह है जो आपकी कार को ड्राइव कर रहा है, क्योंकि आप मानते हैं कि वो ड्राइवर उसका एक्सपर्ट है और आप ड्राइवर को कुछ पे करते हैं। आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं गाड़ी सीखने का और आपको गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। इन द सेम मैनर आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाना है, बॉन्ड्स में पैसा लगाना है, डिवेंचर्स में पैसा लगाना है, क्योंकि आपको चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको अच्छी इनकम, अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपने इस काम की जिम्मेदारी किसको दे दी, म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड कंपनी आपको पैसे को शेयर मार्केट में, बॉन्ड में, डिवेंचर में लगाएगी, अच्छा रिटर्न देगी, उसके बदले में हम म्यूचुअल फंड कंपनी को क्या करेंगे, कुछ कमीशन दे देंगे, तो उनका भी पेट चलेगा और हमारा भी चलेगा। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको समझ में ना भी आए तो आप क्या करना, इस वीडियो को, इस सेक्शन को आप 2-3 बार देखना, ठीक है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में कवर नहीं करूंगा, नहीं तो म्यूचुअल फंड में ही आपका 2 घंटा निकल जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए, बाकी जो मैं बताऊंगा पेपर में वही आने वाला है, ठीक। चलो, अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, देखो मैंने ये बता दिया कि म्यूचुअल फंड क्या है, ठीक है, और मैंने ये बता दिया एएमसी का फुल फॉर्म बता दिया, एयूएम का फुल फॉर्म बता दिया। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, एनएवी, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू, ये सब नोट डाउन कर लो और आप इनको याद कर लो, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। जो मुझे जरूरी लगेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसका मैं कहूंगा नहीं आप इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर ले, वो नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, आप ये बताओ, आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो म्यूचुअल फंड कैसे आता है, यूनिट्स में आता है, ठीक है। तो यूनिट का प्राइस होगा, प्राइस, उसको हम क्या बोलते हैं, एनएवी। मैंने कहा जैसे मान लो मैं मार्केट में गया एक बुक खरीदने, तो मैंने एक बुक, एक यूनिट हो गई, मैंने कहा भाई इस बुक का प्राइस बताओ, उसने कहा 2 रुपए है, या उसने कहा 100 रुपए इस बुक का, मैंने कहा भाई 10 बुक दे दो। मैं मार्केट में कहा, मैंने कहा भाई म्यूचुअल फंड खरीदना है मुझे, मैंने कहा भाई क्या प्राइस चल रहा है एक यूनिट का, उसने कहा 10 रुपए है, मैंने कहा भाई 500 यूनिट खरीदने हैं मुझे। आगे बात सही है, चलो इसको भी रिमूव कर देते हैं, इनको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, नोट डाउन करो, उससे क्या होगा, आधी चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ऑब्जर्व हो जाएंगे। एक सेकंड, चलिए, तो अब हम एक और भी देखते हैं, अभी इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सभी लोगों ने सुना भी होगा, एसआईपी, सुना है आपने, म्यूचुअल फंड में ही आता है, सिस्टमैटिक ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ठीक है, टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एट रेगुलर इंटरवल। इसका मतलब क्या, जब आप रेगुलर इंटरवल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसको एसआईपी बोलते हैं। भाई मान लो अब मेरे पास हर महीने 500 रुपया मुझे म्यूचुअल फंड में लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे, हर महीने 500 रुपए लगाओगे,
हर महीने 500 रुपए जाएगा, इसीलिए तो हम क्या बोला, देखो सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का मतलब हो गया एवरी मंथ, ठीक है, या क्वार्टरली या वीकली या हाफ एवरली, कुछ भी हो सकता है। तो सिस्टमेटिक भाई, जैसे आप स्टडी करते हैं, मैं आपसे बोलूं कि भाई सिस्टमेटिक स्टडी करो, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो क्या होगा, आज आप 10 घंटे पढ़ते हो, मैं बोलता हूँ भाई ऐसे नहीं पढ़ो, मैं बोलता हूँ कि भाई हर दिन आप 1 घंटे पढ़ो, राइट, और आप कम से कम मान लो 6 महीने पढ़ो, गेटिंग माई पॉइंट। तो आप क्या होगा, सिस्टमेटिक स्टडी हो गई ना, कि हर दिन मुझे 1 घंटे पढ़ना अगले 6 महीने तक, वैसे हर महीने मुझे 500 रुपए इन्वेस्ट करने अगले 3 साल तक, इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्लियर, बात समझ में आ गई, इसको एसआईपी बोलते हैं। इसका अपोजिट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लमसम। लमसम का मतलब क्या होगा, वन टाइम, एक ही बार में, जैसे मैंने बताया ना आपको, भाई आपने बोला नहीं नहीं भाई मैं तो आप एक दिन में ही पूरा 20 घंटे पढ़ लूंगा, तो वो क्या होगा, एक ही बार में आपने कर लिया, आपने कहा भाई 20 घंटे पढ़ूंगा, अब मैं अगले 1 महीने तक नहीं पढ़ूंगा, तो वो लमसम हो गया। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कमेंट सेक्शन में जल्दी टाइप करो कि कौन इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। मैंने आंसर भी लिख दिया है, मुझे जल्दी से इसका फुल फॉर्म लिख के बताओ, इसका क्या है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फुल फॉर्म, ठीक है, नहीं हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड सेबी रेगुलेट करता है, मुझे जल्दी से ये बताओ कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर किसी को पता है, ठीक है। चलो, तो इतनी बात सभी को क्लियर आ गई है, तो म्यूचुअल फंड मैंने आपको बता दिया है, आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो रही है। अगर आपको ये सब चीजें पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा, लंगर सेवा सभी को होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें आपको बता देता हूँ, आपने देखा होगा टीवी पर एक डिस्क्लेमर चलता रहता है, आपने देखा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, आता है। देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, आप आपने ड्राइवर रखा कार चलाने के लिए, तो भाई रिस्क तो है, ड्राइवर है, एक्सपर्ट है, जानता है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट का तो रिस्क है नहीं है। इन द सेम मैनर म्यूचुअल फंड है, एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। लॉस का मतलब है कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिल भी सकता है और कम भी मिल सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है, सब चीजें पॉसिबल है। चलो आगे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन है आपका, देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एनुअली जुलाई के मंथ में कौन आपका पब्लिश करता है, और वो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग प्रीवियस मार्च, ठीक है। मतलब क्या होगा कि पिछले साल, मतलब जो आपका अप्रैल से लेके मार्च के महीने तक का जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो कब पब्लिश किया जाएगा, जुलाई में। उसको पब्लिश कौन करता है दोस्तों, ये आपको बताना है, क्लियर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे अभी आप देखो अप्रैल और ये मार्च 2021, मार्च निकल गया, अब इसका जो रिपोर्ट है वो कब आएगा, जुलाई 2021 में आएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या है, सिंपल आंसर है आरबीआई, इसका आंसर है, ठीक है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन देख लेते हैं दादा, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ठीक है। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, भाई देखो इंक्लूजन किससे लिया गया, याद रखो आप, इंक्लूजन किससे लिया गया, इंक्लूड से। इसका मतलब क्या होगा, टू इंक्लूड एवरीवन इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, एवरीवन इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। इसका मतलब क्या है, हर किसी को हमें फाइनेंशियल सिस्टम में क्या करना है, इंक्लूड करना है, ऐड करना है। अब फाइनेंशियल सिस्टम में कैसे, मतलब बैंकिंग सिस्टम में कैसे, इसका मतलब क्या है, देखो आपने सुना होगा जन धन योजना, राइट। तो जन धन योजना का मतलब क्या है, जो पुअर पीपल है, ठीक है, उनका बैंक अकाउंट ओपन होता है नहीं होता है, ठीक है,
उनका क्या होता है, बैंक अकाउंट ओपन होता है, राइट, जनधन योजना में, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट होता ही नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या, देखो जनधन योजना का पर्पस क्या है कि जब बैंक में अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तभी तो लोग ज्यादा से ज्यादा अकाउंट ओपन करेंगे। जब लोग ज्यादा से ज्यादा अकाउंट ओपन करेंगे इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो अभी आपने देखा जैसे मोदी जी ने किसान योजना के अंतर्गत 2-2 हजार रुपए अकाउंट में डाले, तो वो अकाउंट कौन से अकाउंट, अब फार्मर्स के पास अगर अकाउंट नहीं है तो पैसा कैसे जाएगा, इसलिए तो जनधन योजना चलाई गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर किसी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, ठीक है, और वो भी कैसे, अफोर्डेबल कॉस्ट पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि जो भी हमारे गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे, अफोर्डेबल कॉस्ट पर, कम कीमत पर उनको प्रोवाइड करेंगे, सो दैट वो सारे लोग बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बने, बैंकिंग सिस्टम में रहें, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा पेमेंट्स बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। अब देखो हम सारे के सारे पेमेंट अब क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, किसी ना किसी यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, एयरटेल के थ्रू, तो वो आपका क्या है, पेमेंट्स बैंक, क्लियर, ठीक है। चलो, तो हमें यहाँ पर पता चल गया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन पब्लिश करेगा, आरबीआई। हमें ये भी पता चल गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। हमें ये भी पता चल गया जनधन योजना, तो जनधन योजना का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराना, सो दैट वो उसमें बैंकिंग सिस्टम का पार्ट हो जाए। चलिए फोर्थ, ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने पीछे शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मार्क नहीं लगाया। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आरबीआई वाला, ठीक है, लेकिन मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट का मार्क नहीं लगाऊंगा, मैं मार्क लगाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट का यहाँ पर, ठीक है। बट आपको पढ़ने तो सारे हैं, हाँ। तो ये क्वेश्चन, चलिए तो देखते हैं, इज द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया टू रिसीव लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका मतलब क्या है कि एक कोऑपरेटिव बैंक है, जिस कोऑपरेटिव बैंक को किसमें कन्वर्ट किया गया, कौन से बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। और ये कौन सा बैंक है, ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बैंक है। तो मोस्ट क्या, मैं तो इसको बोल दूंगा भाई मोस्ट कर लो, ठीक है, 100%। तो इसका आंसर है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और ये बैंक कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है कि शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश का बैंक पहला कोऑपरेटिव बैंक है जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस रिसीव हुआ। तो आप लोग पंजाब में है तो आपने देखा होगा आपके पंजाब में एक बैंक होगा, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, सुना है, किसने सुना ये नाम, सुना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करो, और कहाँ पर क्या लोकेशन है उसका, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जालंधर में है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। देखो नाम से ही पता चल रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब क्या होगा, जो छोटा लोन देंगे, छोटा फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब क्या होगा, लोन। तो ये एसबीआई जितने बड़े नहीं होंगे, ये छोटे बैंक होंगे, और ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही बनाए गए हैं। भाई देखो एसबीआई बड़ा बैंक है, चार्ज करता है, लोग अकाउंट ओपन नहीं कर पाते, वो अकाउंट ओपन भी नहीं करते हैं आसानी से, घुमाते रहते हैं, चक्कर कटवाते रहते हैं। इसीलिए छोटे बैंक बनाए गए कि छोटे छोटे लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, कम इनकम वाले लोग हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, वो सब अपने अकाउंट आसानी से ओपन कर सके। तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जालंधर में है। ये भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा है, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, पेमेंट्स बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। इसका आंसर क्या है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक।
क्लियर? तो मेरे हिसाब से उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। चलो, तो आपको बताना है कि कौन सा कंपनी आएगा यहाँ पर। क्या लिखा है? हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस 1 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर। आप समझ रहे हो कि यूपीआई सभी लोग जानते हैं, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन, 1 बिलियन ट्रांजैक्शन, यू नो, देखो ये मार्च 2021 में कितने ट्रांजैक्शन? 1.3 बिलियन। आपको शायद पता होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में इंडिया का फर्स्ट पोजीशन है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा इंडिया फर्स्ट पोजीशन, ठीक है? सबसे ज्यादा दुनिया में ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन किस कंट्री में होते हैं? भाई इंडिया में होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? तो क्या होगा आंसर है भाई इसका फोन पे, ठीक है? आपको याद रखना है फोन पे। फोन पे किसका है? मतलब फ्लिपकार्ट का है। और फ्लिपकार्ट का मालिक कौन है? अब फ्लिपकार्ट का मालिक कौन है? वॉलमार्ट है। ये तो आपको पता ही होगा। फोन पे किसका है? फ्लिपकार्ट का है। फ्लिपकार्ट का मालिक कौन है? वॉलमार्ट ही है, यहाँ पर के नहीं है, ठीक है? गूगल पे आपको पता है, गूगल का, अमेजोन पे अमेजोन का, पेटीएम आपका पेटीएम का है, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप देखो ये यूपीआई का फुल फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे चांसेस है मैं इस पे लगा देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? इस पर भी और इस क्वेश्चन पर भी मैं लगा देता हूँ, ठीक है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म ऑलरेडी देखो यहाँ पर लिखा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राइट? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब इस यूपीआई को रेगुलेट कौन करता है, ऑपरेट कौन करता है? इसकी कंट्रोलिंग एजेंसी कौन है? एनपीसीआई, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है? इसकी कंट्रोलिंग एजेंसी कौन सी है? एनपीसीआई है, ठीक है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट इसको ही मार्क करें, ठीक है? नेशनल पेमेंट। अब देखो जब आप बैंक में जाएंगे तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई आपका बैंक है, आपके बैंक में ट्रांजेक्शन होते हैं, यूपीआई चलेगा, एनपीसीआई चलेगा, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया? फ्लिपकार्ट हो गया। और यूपीआई का क्या फायदा है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पहली बात कि 24/7 इसमें ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है? और इमीडिएट ट्रांजेक्शन होते हैं। आप देखते हैं ना कि जब भी आप फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपने देखा होगा पैसा आपका इमीडिएटली ट्रांसफर होता है और 24 घंटे होता है, 7 दिन होता है। ऐसे नहीं होता, नहीं सैटरडे को नहीं होगा, संडे को नहीं होगा, नहीं 1 घंटे में होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका पैसा इमीडिएट ट्रांसफर होगा, 24/7 होगा, ठीक है? और ये सब प्लेटफॉर्म आपके यूपीआई पर ही चलते हैं, ये भी आपको पता होगा। और एक जो एनपीसीआई का ऐप है उसको हम क्या बोलते हैं? भीम। सुना है ना आप लोगों ने? भीम ऐप, ठीक है? भीम। तो इस भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, राइट? चलो ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। और ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो ये फोन पे हो गया, सॉरी, एक तो फोन पे हो गया, ठीक है? दूसरा आपका क्या हो गया? ये फ्लिपकार्ट वाला हो गया क्वेश्चन, ठीक है? और आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया का पोजीशन कौन सा? पहला। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया। और किसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेगुलेटर ऑफ रिटेल फंड ट्रांसफर, रेगुलेटर, ये भी लिख लो आप, रेगुलेटर। देखो क्या होता है, मैं ये सारी चीजें ऐसे क्यों लिखा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। क्या होता है, मैंने आपको बताया यूपीआई एनपीसीआई कंट्रोल करता है, लेकिन आपसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में हो सकते हैं पूछ ले कि भाई रिटेल फंड्स, रिटेल पेमेंट्स को रेगुलेट कौन करता है हमारी कंट्री में? तो फिर आप फंस जाओगे, आप कहोगे सर ने तो पता ही नहीं था। आंसर तो वही है, रिटेल का मतलब क्या होता है? जो इंडिविजुअल करते हैं उसको तो रिटेल बोलते हैं। रिटेल का मतलब क्या होता है? फुटकर,
और होलसेल का मतलब हो गया बड़े बड़े ट्रांजेक्शन। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन का सीरीज था अभी, और इसका एक और सेशन होगा, इसके कई सारे सेशन होंगे, तो हम धीरे धीरे उन सेशंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।